अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम शहजाद हसन है और आज मैं चाहता हूं कि आपको निबॉश की मैल प्रैक्टिस पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं। तो आप लोगों में से कुछ तो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं और कुछ और लोग हैं जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं और उनको भी ये इंफॉर्मेशन अभी तक किसी ने नहीं दी होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैल प्रैक्टिस पॉलिसी जो निबॉश की है उसके बारे में डिटेल के साथ थोड़ा सा आज गाइड करूं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ कांटेक्ट करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपको ये वाला जो ऑनलाइन सेशन है ये अगर फ़ायदेमंद या हेल्पफुल साबित होता है तो आप मुझे प्लीज़ उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो निबॉश की जो पॉलिसी है डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के लिए, इसमें हम सिर्फ निबॉश आईजीसी की बात नहीं कर रहे। निबॉश यूके की कोई भी क्वालिफिकेशन है जो पूरी दुनिया में जो चलती हैं, उसके अंदर निबॉश ने मेक श्योर करना होता है कि चीटिंग ना हुई हो। जो चीटिंग है उसको मैल प्रैक्टिस बोला जाता है। तो आज के इस सेशन में पहले तो हम बात करेंगे कि मैल प्रैक्टिस पॉलिसी में क्या क्या चीजें आती हैं, फिर इंडिविजुअली हम उनके बारे में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जो आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है उससे पहले आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता होंगी तो उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम ये बात करेंगे कि निबॉश की मैल प्रैक्टिस पॉलिसी क्या है। अब निबॉश यूके जो डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के एग्जाम्स करता है, इसमें निबॉश आईजीसी जो है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट जो लेवल 3 की क्वालिफिकेशन है, उसके लिए निबॉश ने दो यूनिट्स इंट्रोड्यूस की हुई हैं, IG1 और IG2। IG1 जो है वो ओपन बुक एग्जाम उसका होता है जो कि 24 आवर्स का है, और IG2 एक रिस्क असेसमेंट या रिस्क प्रोफाइलिंग रिपोर्ट है। तो हमारा जो ज्यादातर फोकस है वो IG1 की तरफ है आज, और उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो IG2 में भी आपको ख्याल रखना है, उसके बारे में भी हम इस सेशन में बात करेंगे। तो निबॉश यूके की जो मैल प्रैक्टिस पॉलिसी है उसमें सबसे पहले तो एक चीज है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म के बाद सेकेंडली कोलूजन है, और थर्ड उसमें है इम्पर्सनेशन। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अपने एग्जाम करता हुआ इन तीनों में से किसी चीज का उसने ख्याल ना रखा तो उसके अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि टाइम टेकिंग भी है, उसमें काफी सारा डिले आ जाता है रिजल्ट्स में, और उसके बाद उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जो कि वो फेस कर सकता है। तो वन बाय वन हम इन सब के बारे में बात करेंगे और एंड में हम ये बात करेंगे कि इन सब से बचना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेजरिज्म। अब प्लेजरिज्म क्या है? Plagiarism is presenting someone else's work or ideas as your own, with or without their consent, by incorporating it into your own work without full acknowledgement. कि अगर किसी और की रिसर्च है, किसी और के अल्फाज हैं, किसी और के आइडियाज हैं, अपने पेपर में आप उसको लिखते हैं और आप ये क्लेम करते हैं कि ये आपने लिखा, तो वो प्लेजरिज्म है। सबसे अच्छी इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर आप ओपन बुक एग्जाम को सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करते हैं, लेट्स से कि एचएससी यूके की वेबसाइट से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आपसे क्वेश्चन एक आता है किसी भी और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उसके लिए HSG 245 जो है हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस एचएससी यूके का जो डॉक्यूमेंट है, आपने वो उसको रेफर किया है अपना आंसर प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आप उस रेफरेंस को मेंशन नहीं करेंगे तो वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा। मतलब रॉन्गफुली क्लेमिंग दैट इट इज माय ओन वर्क, ये प्लेजरिज्म है कि मेरे अपने अल्फाज नहीं है या वो मेरा अपना नॉलेज नहीं है, मैंने कहीं और से वो चीज ली है, तो वो प्लेजरिज्म में आता है। और प्लेजरिज्म में अगर किसी का भी पेपर आ जाता है, प्लेजराइज्ड कंटेंट उसका पकड़ा जाता है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले तो ये कि निबॉश रिजल्ट होल्ड कर लेगा। आपके रिजल्ट के अंदर जिस यूनिट में प्लेजराइज्ड कंटेंट आया है, उस यूनिट के रिजल्ट में पास या रेफर की बजाय TBA लिखा हुआ होगा।
TBA का मतलब है टू बी अनाउंस्ड। और उसके बाद फिर निबॉश आपको ईमेल करेगा और वो आपको कहेगा कि हमारा जो एग्जामिनर है IG1 यूनिट का या IG2 यूनिट का, उसको ये शक हुआ है कि आपके पेपर के अंदर कोई प्लेजराइज्ड कंटेंट है। वो इसलिए भी हो सकता है कि बाकी लेट्स से कि आपकी आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं इतनी अच्छी नहीं है, आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पेपर में ज्यादा हैं, लेकिन बीच में एक दो पैराग्राफ्स उसने देखे जिसमें बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें लिखी हुई हैं, तो उसको शक पड़ जाएगा कि ये चीज इस स्टूडेंट ने कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज होती है कि कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। जो तरीके हैं या टेक्निक्स हैं इस चीज से बचने के लिए, वो हम आगे जाके बात करेंगे। अब एक ये एग्जांपल है कॉन्सिक्वेंस की। जब इन्वेस्टिगेशन हो गई, उसमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर उसका आउटकम निबॉश देता है। आउटकम में ये एक एग्जांपल है, इसमें लिखा हुआ है कि वी हैव नाउ कंप्लीटेड आवर इन्वेस्टिगेशन, a small amount of plagiarized content was found in your open book exam। कि आपके ओपन बुक एग्जाम के अंदर थोड़ा सा अमाउंट प्लेजराइज्ड कंटेंट की मिली है हमें। The decision has therefore been made to release your result with a warning this letter। मतलब एक्सक्यूज मी, मतलब ये जो लेटर है ये एक वार्निंग लेटर है। और निबॉश कहता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, आपके ओपन बुक एग्जाम के अंदर थोड़ा सा प्लेजराइज्ड कंटेंट मौजूद था, लेकिन आपका जो वो कंटेंट था वो इतना ज्यादा नहीं था कि हम कोई बहुत सिवियर पेनल्टी आपको लगाते, तो हम सिर्फ आपको वार्निंग दे रहे हैं। नो malpractice was found in respect of your IG2 यूनिट। सो ये एक स्टूडेंट को आया, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि थोड़ा सा जो कंटेंट है वो आपका प्लेजराइज्ड हमें पता चला है या इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया है, और IG2 के अंदर कोई माल प्रैक्टिस नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। Please be advised that any evidence of malpractice found in future NIBOSH examinations or assessments may result in sanctions being imposed। वो कहते हैं कि फ्यूचर में अगर आपने यही गलती दोबारा की तो आप पे बैन भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ और डिटेल्स हैं, आपको वो अपील का राइट भी देते हैं। लेकिन ये जो प्लेजरिज्म की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, उसमें आपको स्टार्ट होने के बाद आउटकम आने तक आपको तकरीबन 3 से 4 माह इंतजार करना पड़ता है। आपके जो बैच के बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी आ चुके होते हैं, सर्टिफिकेट्स भी आ चुके होते हैं। अगर आपका उस इन्वेस्टिगेशन में होल्ड हो गया तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा डिलेड होगा। जस्ट वार्निंग है, लेकिन इसके में नुकसान क्या होगा, डिले का। अच्छा, तो ये तो प्लेजरिज्म हो गया। कोलूजन क्या है? Collusion is a form of plagiarism and involves the cooperation of at least 2 students with the intent to deceive the institute's tutors or examiners। दो लोगों का मिल के काम करना, किसी और के आंसर्स को यूज करना, ये भी कोलूजन में आता है। तो निबॉश जब ये ओपन बुक एग्जामिनेशन वो देता है, आप जब अपना पेपर डाउनलोड करेंगे तो उसकी इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपने किसी और के साथ मिल के काम नहीं करना, हर एक स्टूडेंट अपने आंसर्स खुद लिखे। So a student will be deemed to have colluded if he or she obtains by any means another student's works and submits it either in। तो अगर आप किसी और स्टूडेंट के आंसर्स उससे लेके उसी तरह से सबमिट कर देंगे, तो जिसके आंसर्स आपने लिए वो भी और आप भी, दोनों के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। और जब निबॉश को एविडेंस मिल जाएगा कि हाँ वाकई ये कोल्यूजन की है आप लोगों ने, तो दोनों लोगों को वो बैन कर सकते हैं। तो ये एक आप चीज आपने बहुत ज्यादा इसका ख्याल रखना है। अच्छा, वो जो बैन करते हैं या कोई भी कॉन्सिक्वेंस उसका कोल्यूजन का किस तरीके से हो सकता है, तो उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी और उसकी आउटकम आने में 3-4 माह लग जाएंगे। और आउटकम किस तरीके से आएगी? We have now completed our investigation. Your answer to OBE question number 8 was found to contain content that was identical and very similar to other learners।
वो कहते हैं कि आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर जो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 है, उसके अंदर हमें एक ऐसा कंटेंट मिला है जो कि बाकी भी कुछ स्टूडेंट्स से मिलता जुलता है। The marks you were originally awarded for this answer have therefore been removed. तो जो आपको नंबर मिले हैं उस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8 के, वो उन्होंने डिडक्ट कर लिए या उस क्वेश्चन की मार्किंग उन्होंने नहीं की। तो आपने 90 मार्क्स में से अब पेपर अपना पास करना है। तो ये भी इतना ज्यादा सीरियस इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है, क्योंकि पूरी जो यूनिट है IG1, उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, चेक किया, उन्हें और कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक क्वेश्चन में उन्हें ऐसा कंटेंट मिला जो कि स्टूडेंट ने शायद किसी और स्टूडेंट से देख के या किसी और स्टूडेंट से आंसर मांग के वर्डिंग भी नहीं चेंज की और उसी तरीके से सबमिट कर दिया। तो इस वजह से उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर्स डिडक्ट कर लिए, माइनस कर लिए। Some plagiarized content was found in part 2 of your IG2 assessment. However, because this was a small amount of content in the context of your whole assessment, the decision has been made to release your IG2 result with a warning. वो कहते हैं कि आपकी IG2 की जो रिपोर्ट है, रिस्क प्रोफाइलिंग है, उसके पार्ट 2 के अंदर थोड़ा सा कंटेंट प्लेजराइज्ड भी था। मतलब कॉपिंग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम इंटरनेट एंड पेस्टिंग इन योर रिपोर्ट, कि इंटरनेट से आपने कुछ भी कॉपी किया और सीधा सीधा उसमें पेस्ट कर दिया। तो इसलिए हम आपको वो, क्योंकि कंटेंट बहुत कम था, आपकी बाकी रिस्क असेसमेंट अच्छी थी कंप्लीटली, मतलब उसका वो बड़ी रिस्क असेसमेंट थी, उसमें से बहुत छोटा सा मामूली सा हिस्सा प्लेजराइज था, तो इस वजह से हम आपको सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है, एग्जाम्पल है उसकी, वॉइडिंग मार्क्स, कि अगर आप किसी भी एक सवाल को, उसके भी आंसर्स, आप वर्डिंग भी आपने चेंज नहीं की, किसी और जैसा आंसर आपका आ गया, तो वो उस क्वेश्चन के मार्क्स आपके आंसर, आपके रिजल्ट में माइनस हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल क्या है, ये सबसे सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। We have now completed our investigation and the decision has been made to void the result of your IG1 unit. अब ये कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपना, एक स्टूडेंट ने अपनी आंसर शीट उसको दी है और उसने एज इट इज सबमिट कर दी। तो कोई भी दो स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स एक जैसी हो गई, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, इस स्टूडेंट के IG1 के रिजल्ट को रिवोक कर दिया, वॉइड कर दिया, खत्म कर दिया, कैंसल कर दिया। The decision has been released because your OBE was found to contain a substantial amount of content identical to work submitted by other learners. वो कहते हैं कि आपके इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट था जो कि कॉपीड था, बाकी लोगों से मिलता जुलता था, तो इस वजह से हमने आपका ये रिजल्ट कैंसिल कर दिया है, वॉइड कर दिया है। We are imposing an additional sanction. You will be precluded from undertaking any NIBOSH assessment for a period of 1 year. वो कहते हैं कि 1 साल तक आप ये निबॉश का कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते, आप उसमें अपीयर नहीं हो सकते। दैट इज, वी विल नॉट एक्सेप्ट अ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यू फॉर एन एग्जामिनेशन सिटिंग हेल्ड बिफोर 28 अक्टूबर 2021। क्योंकि स्टूडेंट ये जो था, ये अपीयर हुआ था 28 अक्टूबर 2020 में, और उसने कोलूजन की और वो पकड़ा गया, इस वजह से उस पे 1 साल का उन लोगों ने बैन किया। और वो कहते हैं कि 28 अक्टूबर 2021 तक आप अपीयर नहीं हो सकते। Should you transfer to a different learning partner in the future, we reserve the right to inform that learning partner of any sanctions imposed on you. कि आप किसी और लर्निंग पार्टनर के जरिए भी अपनी इनरोलमेंट नहीं करवा सकते। तो ये एक सीरियस सैंक्शन है, एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस है उनकी मेल प्रैक्टिस की पॉलिसी को वायलेट करने का। अब इसमें इस स्टूडेंट को 1 साल के लिए बैन किया गया, लेकिन निबॉश स्टूडेंट्स को 2 साल, 3 साल या 5 साल तक भी बैन कर सकता है। निबॉश के पास ये राइट है। तो ये तो कोलूजन की पनिशमेंट आप समझ लें कि है।
दोबारा एक दफा मैं आपको रिपीट कर दूं, प्लेजरिज्म है कि कहीं और से लिखा हुआ मवाद आपने अपने पेपर में एज इट इज लिख दिया, उसको रीफ्रेज नहीं लिखा, अपने अल्फाज में नहीं लिखा, अपने सिनेरियो के साथ आपने उसको लिंक नहीं किया और आपने रेफरेंस नहीं डाला, तो फिर वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा। अगर कोई भी दो लोगों की आंसर शीट्स एक जैसी हो गई या कुछ आंसर्स एक जैसे हो गए तो वो कोल्यूजन में आ जाएगा। और तीसरी जो चीज है वो है इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन क्या है? टू एज्यूम द कैरेक्टर ऑफ और अपीयरेंस ऑफ और प्रिटेंड टू बी, कि आपका नाम है मोहम्मद जवाद या मोहम्मद अली, और आपने अपने किसी दोस्त को बिठा दिया अपना पेपर करने के लिए, किसी और को बिठा दिया, तो वो है इम्पर्सनेशन। अब इम्पर्सनेशन जो है वो भी एक सीरियस वायलेशन है। निबॉश कहता है कि जो स्टूडेंट है वो खुद अपना पेपर करे, ना वो कहीं से कॉपी पेस्ट करे, ना वो किसी और स्टूडेंट के साथ मिलके पेपर करे, और ना अपना पेपर किसी और से वो करवाए, तो वो इम्पर्सनेशन में आ जाता है। अब निबॉश किस तरीके से चेक करता है ये मेल प्रैक्टिस पॉलिसी? प्लेजरिज्म के लिए निबॉश के पास सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें प्लेजराइज्ड कंटेंट उनको पता चल जाता है। आपने अगर गूगल से कुछ भी सर्च करके किसी भी वेबसाइट से एज इट इज उठा के अपनी आंसर शीट में लिख दिया, चाहे वो IG1 में आपने लिखा या IG2 की रिपोर्ट में लिखा, निबॉश जब उसको प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर्स में से गुजारेगा तो वो फ्लैग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी आपकी आंसर शीट, और निबॉश आपको कहेगा कि इसमें प्लेजरिज्म है और आपको कोई भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। तो प्लेजरिज्म के लिए निबॉश इस तरीके से सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करता है। निबॉश के जो एग्जामिनर्स हैं वो आपके आंसर्स की जो मार्किंग है वो ऑनलाइन ही करते हैं, पेपर को प्रिंट करने के बाद नहीं करते। आप जहां से जिस लर्निंग प्लेटफॉर्म से अपना आंसर आपने अपलोड किया है, एग्जामिनर का अपना एक प्लेटफॉर्म है, उसका अपना एक यूजर नेम और पासवर्ड है। एग्जामिनर अपना खुद वो साइन इन करके अपने अकाउंट में उसको जो जो पेपर्स अलॉट हुए हैं या एलोकेट हुए हैं उन सब की वो मार्किंग करता है, लेकिन वो मार्किंग से पहले वो सारा प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर से गुजर के आता है। सेकेंडली क्या है, निबॉश जो कोल्यूजन के लिए चीजें चेक करता है। अब ये इसमें बहुत ज्यादा चीज आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करती है। अगर आपने कुछ ऐसा कंटेंट है वो किसी अपने दोस्त से पूछ के या उससे आपने गाइडेंस के लिए लिया और उसमें आपने कोई अल्फाज वगैरह इतने खास चेंज नहीं किए, और इत्तफाकन ये हुआ कि एक ही एग्जामिनर के पास दोनों लोगों का पेपर आ गया, तो उसको पता चल जाएगा, फिर वो दोनों पेपर्स को होल्ड कर लेगा और दोनों पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, बेशक वो आपको वार्निंग दे, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होती है, बेशक वो आपको वार्निंग देता है, कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंस नहीं आता, तो फिर भी जो एक बहुत बड़ा इशू है वो डिले का है, कि 3-4 महीने बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो इम्पर्सनेशन के लिए चेक की जाती है या कोल्यूजन के लिए भी चेक की जाती है, वो निबॉश का क्लोजिंग इंटरव्यू है। निबॉश हर एक ओपन बुक एग्जाम के बाद सारे स्टूडेंट्स से क्लोजिंग इंटरव्यू लेता है। उस क्लोजिंग इंटरव्यू में वीडियो कॉल पे वो क्लोजिंग इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, बट आजकल ज्यादातर वो वीडियो कॉल पे होता है। तो उसमें स्टूडेंट्स से कुछ वो सवालात पूछता है। सवालात पूछने से पहले उसकी आईडी भी देखता है, कि जो पहले CNIC या पासपोर्ट अपना स्टूडेंट ने सबमिट किया था निबॉश को, उसके साथ वो क्रॉस मैच करते हैं कि ये बंदा खुद ही है या नहीं है। उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने ये पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट किया, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको याद आते हैं आपने रेफर किए या जिनको यूज किया आपने अपना आंसर करने के लिए, और कितने घंटे के लिए किया और कहां से किया। उसके बाद वो जो इंटरव्यूअर है वो आपसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेगा। लेट से वो ये पूछेगा कि टास्क 4 के अंदर आपने ये चीज जो लिखी है ये जरा लिंक अप करें आप सिनेरियो के साथ, उस सिनेरियो के हिसाब से आप बताएं कि क्या क्या आपने इसमें लिखा है, कैसे कैसे लिखा है, या ये जो चीज आपने टास्क नंबर 7 में लिखी है वो क्यों लिखी है।
या ये वाली चीज ज्यादा जरूरी है या ये वाली चीज ज्यादा जरूरी है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस तकरीबन 10-12 मिनट की वीडियो कॉल पे आपसे पूछे जाएंगे। अगर उस इंटरव्यूअर को शक हो जाए कि ये पेपर आपने खुद नहीं किया, आपको तो सिनेरियो के बारे में भी नहीं पता, आपने खुद जो आंसर्स लिखे हैं उसके आप डिफेंड नहीं कर सकते, तो वो आपका रिजल्ट होल्ड हो जाएगा और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद निबॉश आप पे सैंक्शंस लगा सकता है, बैन लगा सकता है। तो ये तो क्लोजिंग इंटरव्यू हो गया। अब आपने जो आपका एग्जाम है नेक्स्ट, उसकी प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं, किन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है या कंसिडर करना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जो चीज है वो आईपी एड्रेस और लोकेशन। ये जरा गौर से सुने कि कोई से दो लोग किसी एक लोकेशन या किसी एक इंटरनेट कनेक्शन से लॉगिन नहीं हो सकते। जो भी स्टूडेंट्स लॉगिन करता है निबॉश के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में, उसमें एक तो डैशबोर्ड है और दूसरी एक प्रोफाइल भी होती है, स्टूडेंट को खुद भी वो विजिबल होती है। लेकिन निबॉश के पास जो इंफॉर्मेशन जाती है वो बड़ी डिटेल्ड जाती है कि किस किस टाइम पे किस किस डेट में वो बंदा लॉगिन हुआ है, किस किस लोकेशन से लॉगिन हुआ है, किस किस आईपी एड्रेस से लॉगिन हुआ है। तो फर्ज करें कि कोई भी दो लोग एक जगह से लॉगिन हो गए तो वो भी पकड़े जाएंगे। और अगर आपने अपना क्वेश्चन पेपर जो डाउनलोड किया वो अलग लोकेशन और अलग इंटरनेट कनेक्शन से किया और पेपर आपने अलग जगह से अपलोड किया, तो वो भी प्रॉब्लम आएगा। तो इस वजह से आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जहां से आप लॉगिन कर रहे हैं वहां से कोई और ना लॉगिन करे। उसके बाद फिर अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ मिलके बैठ के करना भी चाहते हैं या उर्दू में उसको ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, सही तरीके से डिस्कस करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर से लॉगिन करके पेपर और आंसर शीट डाउनलोड करें और उसके बाद लॉग आउट वहां से कर दें, वो विंडो बंद कर दें। उसके बाद आप मिल लें उस टाइम तक आप दोबारा फिर लॉगिन नहीं करेंगे। लॉगिन दोबारा उसी टाइम पे करेंगे जब आपका पेपर कंप्लीट हो गया और आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया और अब आपने अपलोड करना है, फिर एग्जैक्टली सेम उसी जगह पे जाके वहां से अपलोड कर देंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट में इकट्ठे बैठ के पेपर देने लगे हुए हैं, तो वो एक ही जगह से अगर लॉगिन करते हैं तो वो सारे के सारे बैच का रिजल्ट जो है वो होल्ड हो जाएगा और बड़े सीरियस बैन्स आ सकते हैं। इसलिए ये आपकी अपनी भलाई है कि आप आईपी एड्रेस और लोकेशंस का ख्याल रखें। तो जिस जगह से आपने पेपर डाउनलोड करना है एग्जैक्टली उसी जगह और उसी इंटरनेट कनेक्शन से आपने पेपर अपलोड भी करना है। अगर दरमियान में आप किसी और जगह पे जा रहे हैं तो वो आप जो निबॉश का लर्निंग प्लेटफॉर्म है वहां से आप लॉग आउट करके उस विंडो को बंद करके जाएं और दूसरी जगह पे जाके आप उसको लॉग इन ना करें। तो ये आईपी एड्रेस और लोकेशन आपने ख्याल रखना है। अब आपका पेपर अवेलेबल होगा लेट्स से कि दोपहर के 1 बजे। आपने आज ही क्या करना है कि गूगल के ऊपर आपने करंट टाइम इन यूके देख लेना है, तो वो घंटों का जो डिफरेंस है उसका आपने ख्याल रखना है। अगर मतलब यूके में क्या होता है कि हर गर्मियों में वो 1 घंटा घड़ियां आगे कर देते हैं और जब भी सर्दी आती है तो 1 घंटा घड़ियां पीछे कर देते हैं। तो अगर सर्दी के दिनों में एग्जाम है तो वहां के सुबह के 9 बजे यहाँ के दोपहर के 2 बजे होंगे। अगर गर्मियों में एग्जाम है तो वहां के सुबह के 9 बजे पाकिस्तान में दोपहर के 1 बजा होगा। तो टाइम डिफरेंस आपने गूगल पे या वर्ल्ड क्लॉक खोल के आपने करंट टाइम इन यूके चेक कर लेना है लाजमी। अच्छा जी, उसके बाद जब आप पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। आपकी क्वेश्चन पेपर के पहले पेज पे इंस्ट्रक्शंस होंगी। जब मैं अपने स्टूडेंट्स से प्रैक्टिस करवाता हूं तब भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ाता हूं, लेकिन पेपर के दिन हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस में कुछ भी चेंज किया हो निबॉश ने। तो सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस बड़े गौर से पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सिनेरियो पढ़ना है। क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम सिनेरियो बेस्ड एग्जाम है,
इस सिनेरियो के अंदर ही सब कुछ है। आपके सारे के सारे आंसर्स भी इसी सिनेरियो के अंदर मौजूद हैं। हिंट्स सारे के सारे सिनेरियो के अंदर मौजूद हैं। अगर आप सिर्फ एक दफा सिनेरियो पढ़ के पेपर सॉल्व करना शुरू होंगे तो आप उसको पास नहीं कर सकते। आप इस तरीके से इसको समझ लें कि एक दफा आप सिनेरियो पढ़ते हैं, आपके माइंड में 20% चीजें आएंगी। दोबारा जब आप उस सिनेरियो को पढ़ते हैं तो 40% आपके माइंड में वो चीजें हो जाएंगी। तीसरी बार पढ़ेंगे तो 60%, चौथी बार पढ़ेंगे तो 80%, और पांचवी दफा अगर आप सिनेरियो पढ़ते हैं ठहर ठहर के, समझ समझ के, सारे अल्फाज, अगर कोई ऐसा लफ्ज है कि उसका आपको मीनिंग नहीं पता, आप डिक्शनरी को यूज करें, उसको ट्रांसलेट करें, आप उस सिनेरियो को 5 दफा बड़ी डिटेल से डेप्थ के साथ पढ़ें और समझें। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है। निबॉश के एग्जाम को अगर आप पास करना चाहते हैं, ओपन बुक एग्जाम को, तो आपको सिनेरियो 5 दफा लाजमी पढ़ना है। उसको आपने कम दफा, 1 दफा 2 दफा नहीं पढ़ना, 5 दफा आपने लाजमी सिनेरियो को पढ़ना है। जब आप सिनेरियो पढ़ेंगे तो उस सिनेरियो के अंदर से जो की इंफॉर्मेशन है वो आपने निकालनी है। वो आप अपने रफ रजिस्टर पे भी लिख सकते हैं, वो किसी ब्लैंक शीट के ऊपर भी लिख सकते हैं, वो एमएस वर्ड में भी लिख सकते हैं, या पावर पॉइंट पे भी लिख सकते हैं। जो भी की इंफॉर्मेशन उस सिनेरियो में से मिलती है आपको, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो कैसा हुआ, या उस ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस क्या क्या हैं, या उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, एक लंबी सी लिस्ट बना लें। सारी नेगेटिव चीजें एक तरफ लिख लें, सारी पॉजिटिव चीजें एक तरफ लिख लें। उन नेगेटिव चीजों में जो चीजें हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के हिसाब से हैं वो अलग लिख लें, जो मैनेजमेंट की कमिटमेंट के हिसाब से हैं वो अलग लिख दें, कुछ अनसेफ एक्शंस और अनसेफ कंडीशंस हैं उनको अलग कर लें, या नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने जा रहा है वो एक अलग से लिख लें। अगर आपके सिनेरियो के अंदर किसी मीटिंग का अहवाल है या किसी भी ऐसी ट्रेनिंग सेशन के बारे में बात होती है तो उसकी चीजें सारी अलग लिख लें। तो अलग अलग बॉक्सेस बना के आप सारी ये इंफॉर्मेशन उसमें लिख लें। ये जो की इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं, ये आप सारे सिनेरियो जो आपने 5 दफा पढ़ा है या आपने उसका निचोड़ निकाल लिया, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पेपर करने में। क्योंकि जब आपने पूरे सिनेरियो की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी है तो उससे क्या होगा कि जब आप आंसर करने जा रहे होंगे तो बार बार आपको सिनेरियो में से वो चीज ढूंढनी नहीं पड़ेगी, और आपके बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में, शॉर्ट या कीवर्ड्स की फॉर्म में वो सारी चीजें आपके सामने होंगी और आप इजीली अपना आंसर कर सकेंगे। उसके बाद रीफ्रेज करना। अच्छी बात तो ये है कि अगर आप अपना अपना आंसर पूरा का पूरा खुद करें, लेकिन अगर फर्ज करें कुछ लोग हैं जो कि इंग्लिश राइटिंग में उनकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, वो वर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, अल्फाज भी नहीं बदल सकते, तो फिर तो बहुत सीरियस मसला है। लेकिन अगर कोई बंदा जिसको जरा डाउट है कि उसका आंसर ठीक डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, और वो अपने किसी दोस्त के साथ मशवरा करता है और उसका दोस्त उसको कोई सैंपल या अपना आंसर दे देता है, तो ये जो स्टूडेंट है उसके लिए ये लाजमी है कि वो उस आंसर को पूरे के पूरे को पैराफ्रेज करे या रीफ्रेज करे, वर्डिंग चेंज करे। कहीं से भी उस अल्फाज, वो वाले जो अल्फाज हैं वो आपके आंसर में नजर नहीं आने चाहिए, जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है। क्योंकि अगर एक जैसा हो गया तो जिस बंदे ने आपको अपना आंसर दिखाया और आप दोनों बैन हो सकते हैं। तो इसलिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरी की पूरी वर्डिंग चेंज करें। अगर आप एक आंसर किसी और से देख रहे हैं तो आप उस आंसर के अंदर कोई बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं या हेडिंग्स बनी हुई हैं, उन सब की तरतीब भी चेंज करें, सीक्वेंस भी चेंज करें। हेडिंग का जो टाइटल है, जो मेन जो की वर्ड है जिसको आपने हेडिंग के तौर पे सिलेक्ट किया, उसको भी चेंज करें। कंप्लीटली ऑपोजिट ना कर दें, अल्फाज चेंज करें, लिखने का तरीका चेंज करें, और उसका जो कंटेंट है वो भी चेंज करें। वर्डिंग चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि बाद में जो लिखा हुआ है वो उठा के पहले कर दो और जो पहले लिखा हुआ है उसको उठा के बाद में कर दो। इस तरीके से वर्डिंग नहीं चेंज होती। वर्डिंग कैसे चेंज होती है कि आप आंसर अगर आपको कहीं से कोई भी बता रहा है, कहीं से देखा है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें, आप कॉन्सेप्ट वहां से लें और वही चीजें आप अपने अल्फाज में लिखें।
अगर आपने वहां से कॉपी करके इसमें डाल दिया तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उसके आपको फेस करना पड़ते हैं। और अपने स्टूडेंट्स को ये बताना जरूरी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली 100% या सारे के सारे स्टूडेंट्स निबॉश की मेल प्रैक्टिस की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी उन्हें इन चीजों का पता होना चाहिए कि उससे बचना कैसे है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिवेंट कैसे करना है, अवॉइड कैसे करना है। तो एक तो चीज मैंने आपको पहले बता दी, वो कि आपने सिनेरियो अच्छे तरीके से पढ़ना है, 5 दफा सिनेरियो आपने पढ़ना है, सिनेरियो में से की इंफॉर्मेशन लेके आपने यहाँ पे लिखनी है, आपने अपने आईपी एड्रेस का ख्याल रखना है, उसके बाद फिर आप रीफ्रेज करें या पैराफ्रेज करें। ऑनलाइन सोर्सेज को ना यूज करें रीफ्रेज करने के लिए, अक्सर वो डिफरेंट वो सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस होती हैं या गूगल पे भी आपको मिल जाती हैं रीफ्रेज करने के लिए, लेकिन वो ऑनलाइन जो हो रहा है वो आपकी बात का कंप्लीटली मतलब ही, कंप्लीटली आपका वो जो मीनिंग है वही चेंज हो जाएगा। वो कोई ऐसा वर्ड इंट्रोड्यूस कर देगा या रिप्लेस कर देगा, कोई ऐसा सिनोनिम यूज कर देगा जो आपके आंसर के हिसाब से ठीक नहीं है। एक तो एग्जामिनर को डाउट भी हो जाएगा कि ऑनलाइन वर्डिंग चेंज हुई है, और दूसरी बात यह कि आप अपना मतलब कन्वे नहीं कर सकते। तो आपने अपने अल्फाज में ही लिखना है, अपने अल्फाज में ही आपने उसको रिफ्रेश करना है। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रेफरेंस लिंक्स। देखें आपकी आंसर शीट के अंदर एक तो सबसे जो आंसर्स आप लिख लेते हैं उसके बॉटम में एंड में एक बॉक्स है वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट आपका पूरा होना चाहिए। निबॉश के एग्जाम को पास करने के लिए आपको एटलीस्ट 2900 से 3000 के दरमियान में अगर वर्ड्स हैं तो फिर आप पास करने का आपका चांस है ज्यादा। 2900 टिल टू 3000, अगर 2900 से कम है फिर उतना ही चांसेस कम होते रहते हैं आपके पास करने के। उसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स एंड सोर्सेज यूज्ड। तो उसके अंदर आप जिस जिस लिंक को यूज करेंगे उस लिंक को आपने लाजमी डालना है। देखिए कोई भी आंसर आप 100% अपने नॉलेज से नहीं कर सकेंगे, तो हर एक टास्क के लिए कोई ना कोई लिंक आपके पास होना जरूरी है। तो जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको एक एचएससी यूके की वेबसाइट से कोई अच्छा सा लिंक मिल गया, कॉस्ट रेगुलेशंस का आपने देख लिया, या आईएलओ की वेबसाइट से आपको कुछ मिल गया, या ओशा की वेबसाइट से आपको कोई उसकी के अपने क्वेश्चन के रेलेवेंट चीज मिल गई और आपको उसमें हेल्प हुई आंसर लिखने में, आपने उसका एड्रेस बार में जाके अपने ब्राउजर में पूरे के पूरे लिंक को कॉपी करना है और उस बॉक्स में पेस्ट करना है, और उसके साथ आप बेशक मेंशन कर दें कि टास्क 1 के लिए मैंने इसको यूज किया, टास्क 2 के लिए इसको, टास्क 3 के लिए इसको। इसका एक और तरीका यह है कि इंटरनेट से आप कोई चीज ले रहे हैं, नीचे वाले बॉक्स में तो आपने ये सारे लिंक्स पेस्ट करने ही हैं, लेकिन जिस आंसर में आपने वो चीज यूज की है, वो इंफॉर्मेशन आपने यूज की है, वहां पे ही ब्रैकेट में आप लिख दें रेफरेंस, उसमें भी लिंक डाल दें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। हर एक क्वेश्चन के बाद अगर आप रेफरेंस उसी में बॉक्स में लिख लेंगे वो आपको काफी हेल्प होगी। आखिर में आके वो सारे के सारे लिंक्स जो हर एक क्वेश्चन में है, टास्क 1 में आपने 2 लिंक्स डाले, टास्क 2 में आपने 1 लिंक डाला, टास्क 3 में आपने 1 लिंक डाला, वो सारे उसी तरतीब में आप लिंक्स उठा उठा के कॉपी कर करके नीचे जो बॉक्स रखा हुआ है निबॉश ने, रेफरेंसेस एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड, उसके अंदर आप पेस्ट कर दें। जितने ज्यादा लिंक्स होंगे उतना ही आप प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। तो ये आज हमारा सेशन था निबॉश की मेल प्रैक्टिस पॉलिसी के हवाले से, और किस तरीके से आप निबॉश की मेल प्रैक्टिस पॉलिसी या मेल प्रैक्टिस केसेस से अवॉइड कर सकते हैं या अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी एग्जामिनर को थोड़ा सा भी डाउट हो गया तो वो आपका रिजल्ट होल्ड कर लेगा, होल्ड करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में हर एक चीज आपकी चेक होगी, और उस चेक होने के बाद फिर आप पे कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं। आपका कोई भी बहुत ज्यादा क्लोज अगर दोस्त है उसके साथ अपने आंसर्स शेयर ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो एज इट इज उठा के डाल ना दे। अक्सर लोग मेहनत करने से बचते हैं और शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो वो फिर उसका एग्जाम, उसका पेपर और आपका पेपर दोनों ही स्टेक पे आ जाएंगे, दोनों पे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, और बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। अगर आपको मजीद कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और थैंक यू। अल्लाह हाफिज।